बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमने बेसिकली अपने नॉन मेटल्स स्टार्ट किए थे। हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो किस तरह और किस पोजीशन पे पीरियोडिक टेबल पर प्रेजेंट होते हैं, उनका ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होते हैं, और साथ साथ हमने उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी। आज हम इसी लेक्चर का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आज बेसिकली हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मैं सिर्फ आपको वही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी जो कि आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इतना अपने ऊपर प्रेशर फील ना करो, क्योंकि बेसिकली आना तो आपको बुक से ही होता है। तो मैं आपको इर्द गिर्द से इन्फॉर्मेशन तो आपको मैं देती हूँ जो कि इस पॉइंट से रिलेटेड होती है। सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि क्यों क्वेश्चन जो हो रहा है, अगर कोई चीज़ हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजनिंग है, वो क्यों रिएक्शन कर रहा है, किस तरह का रिएक्शन कर रहा है, क्या हमारे पास कंडीशंस हैं। हर जो भी लाइन होती है, स्टेटमेंट होती है, मैं उसका वाई की सूरत में आपको उसका आंसर देती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आपकी बुक के ऊपर जो मेंशन है उसी को स्टडी करेंगे, लेकिन डिटेल और उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगी। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो आपकी बुक पे केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने मेंशन की हुई है, वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। किस हिसाब से कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, वो इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। मींस कि उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ताकि वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सके। मींस कि वो इस स्ट्रगल के अंदर होते हैं कि वो इजीली क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके एक इलेक्ट्रॉन को। और इसी रीजनिंग की वजह से वो डिफरेंट रिएक्शन जो होते हैं वो मेटल की निस्बत कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज दे आर रियली अनरिएक्टिव। ठीक है, अनरिएक्टिव हो जाते हैं। अनरिएक्टिवनेस की वजह से क्या होता है कि हमारे पास वो बहुत कम जो होते हैं हमारे पास अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शंस देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में बच्चों आता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो मेटल्स के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, मींस रिएक्ट करते हैं। तो हमें पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का जब भी आपस में रिएक्शन होगा तो जो इनकमिंग हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी या हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, वो एक आयोनिक कंपाउंड होगा। और अल्टीमेटली उनके दरमियान क्या बनेगा, एक आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब इसके पीछे मैंने आपको बहुत बार बताया कि क्या रीजनिंग है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, पॉजिटिव, मतलब कि एक्सेप्ट कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन। और जो मेटल्स होते हैं क्या करते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, तो उसके ऊपर उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके ऊपर जनरेट हो जाता है। तो क्या करते हैं कि इस वजह से इनके दरमियान आयंस पैदा हो जाते हैं। तो आयंस जब बने होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अल्टीमेटली एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। लेकिन बच्चों साथ ही अगर हम बात करें किस चीज की, कि अगर वो आपस में अपने दरमियान रिएक्शन कर लें, मींस कि नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करें, तो क्या होगा। तो बच्चों इसकी हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, दो रीजनिंग पढ़ी थी कि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, बेसिकली ये दो टाइप ऑफ कंपाउंड्स देते हैं। आयनिक कंपाउंड सिर्फ एक टाइप का होता है जो कि आयंस की सूरत में बनना होता है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स दो टाइप के आ रहे हैं, एक पोलर आ रहे हैं और एक नॉन पोलर आ रहे हैं। अगर तो दो नॉन मेटल्स सेम होंगे और आपस में वो बॉन्डिंग बना रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर तो हमारे पास टू डिफरेंट नॉन मेटल्स आपस में आ रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, पोलर कंपाउंड बनेगा। इसके अलावा मैंने आपको एक डायपोल मोमेंट का भी कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर किसी दो एलिमेंट्स का डायपोल मोमेंट किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो क्या होगा कि वो हमारे पास एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल CO2, ठीक है, ये हमारे पास एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमारे पास आता है PCl5, ठीक है, ये हमारे पास एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड की एग्जाम्पल है। अगर हम चेक करें नॉन मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या होता है, हमारे पास ये रिएक्शन आपस में नहीं करते हैं। रीजनिंग यहां पर क्या आती है कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं ना बच्चों, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है और दूसरी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत हाई होती है। ये तो जो फैक्टर्स है ना बच्चों, ये क्या करते हैं कि इनको एनर्जेटिकली अनफेवरेबल कर देते हैं कि क्या करें, लूज करें इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, हमें पता है कि दोनों फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करें, अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन एनर्जी की वैल्यू हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं करें हमारे पास बाय। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज ही नहीं कर पाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और ना ही ये फिर हमारे पास क्या अल्टीमेटली हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। हमने हाइड्रोक्साइड्स की मैंने कल आपको एग्जांपल बताई भी थी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2,
हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था ना कि अल्कली प्लैनेट मेटल्स के अंदर, लेकिन नॉन जो मेटल्स हैं हमारे पास वो ये रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों इनका रिएक्शन किसका, एसिड्स के साथ। अब आपको पता है एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये भी इस चीज के क्वेश्चन में होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकें, और नॉन मेटल्स तो हमें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो चीजें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली हम एक चीज में डाल दें और रिएक्शन कर दें? इट्स इम्पॉसिबल। दोनों में से किसके इलेक्ट्रॉन वो आपस में हासिल करेंगे, किसी के भी नहीं करेंगे, तो उनका रिएक्शन होगा ही नहीं। और अगर मैं आपको इसका डिफरेंस भी चेक करवा दूं किसके साथ, मेटल्स के साथ, तो मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बच्चों क्या बनाते हैं, मेटल्स हमेशा सॉल्ट्स बनाते हैं या फिर हाइड्रोजन गैस जो होता है उसको लिबरेट करवाते हैं। ठीक है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। मैं जब भी आपको कोई लेक्चर दे रही होती हूँ बच्चों, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं आपको प्रीवियसली जो हमने चीजें पढ़ी है ना उससे रिलेट करके बताऊं, ताकि आप भूलते मत जाओ। आप जब तक चीजों की रिवीजन नहीं करोगे, बार बार उसको याद नहीं करोगे, तो क्या होगा कि आपको चीजें याद ही नहीं रहेंगी। ठीक है, बोलते जाओगे, क्योंकि अभी आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, इमेच्योर है। आप जितनी चीजें अच्छी तरह याद करोगे, बार बार पढ़ोगे, उतनी ही देर तक आपकी मेमोरी के अंदर वो स्टोर रहेंगी। 9-10 के अंदर अपनी बेस बनाओगे तो क्या होगा, अच्छा होगा कि आप एमबीबीएस में बहुत चांसेस हो जाएंगे कि आप एमडी कैट क्लियर कर दोगे और आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपकी बेस ही बहुत ज्यादा वीक होगी, किसी बिल्डिंग को देख लो, अगर उसकी बेस जो है वो इतनी वीक है तो क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम जो बिल्डिंग होगी वो क्या करेगी, डिमोलिश कर जाएगी। सेम इसी तरह अगर आपकी जो अभी से आपकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप लोग एमबीबीएस में नहीं जा पाओगे, आपका एमडी कैट नहीं क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करो, साथ साथ पढ़ा करो, और मोस्ट स्पेसिफिकली कि नमाज भी लास्ट में पढ़ा करो, ताकि अल्लाह पाक आपको दुनिया में भी कामयाबी दे और आखिरत में भी कामयाबी दे। अब बच्चों अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखें इन नॉन मेटल्स, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं आपको बार बार कहती हूँ जिस तरह मुझे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स आते हैं ना, मैं बताती हूँ कि ऊपर से नीचे आप जाओ तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, किसकी क्या वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसका एटॉमिक नंबर क्या है। बच्चों इस तरह आपको भी आने चाहिए। ठीक है, जो चीज आपकी बुक में मेंशन है वो आपको लाजमन आनी चाहिए। मैं आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आपको बताती हूँ, बस इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको जो आपके लिए नेसेसरी है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन जो चीज आपकी बुक में मेंशन है वो आपको वर्ड टू वर्ड आनी ही चाहिए। अब अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड, तो हमें पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर सल्फर आता है, फिर हमारे पास कार्बन आता है, फिर आयोडीन, और फिर हमारे पास आता है फॉस्फोरस। ये बेसिकली हमारे पास ट्रेंड है किस चीज का, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होते हैं एलिमेंट्स, उन तीन को टिक करें या कोई ऑप्शन में आ सकता है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये हमारे पास क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इंटरमीडिएट में हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजन, ब्रोमीन और सल्फर, ये इंटरमीडिएट में आ रहे हैं, और कार्बन, आयोडीन और फॉस्फोरस जो है हमारे पास ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आ रहे हैं। ठीक है, ये जनरली आपका सारे नॉन मेटल्स का ट्रेंड है। ग्रुप्स में सारी बातें डिफरेंट होगा, पीरियड्स में डिफरेंट होगा, आपको अच्छी तरह पता है कैसे डिक्रीज और इंक्रीज करें, लेकिन अगर हम इनकी सारी कैलकुलेट करें वैल्यूज ओवरऑल सारे नॉन मेटल्स की, तो हमारे पास ये ट्रेंड आता है और ये आपको याद होना चाहिए। अब बच्चों हम बेसिकली देखते हैं कंपेरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हम हैलोजेंस को देखते हैं, बेसिकली उनकी रिएक्टिविटी जो होती है हमारे पास किस तरह और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आपको पता है कि ग्रुप 17 जो होता है वो किसका होता है, वो हैलोजेंस का होता है। क्यों ग्रुप 17 हमको कहते हैं, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है ताकि अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सकें। और कौन कौन से हमारे पास होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये हमारे पास बेसिकली जो है क्या है, ये हमारे पास हैलोजेंस हैं, जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव आते हैं आफ्टर नोबल गैसेस। अब आपको पता है कि जो हमारे पास फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है, ये दोनों डायटोमिक गैसेज होती हैं, मींस के अपने रूम टेम्परेचर के ऊपर ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड होता है, आयोडीन भी हमारे पास क्या होता है, एज सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और एस्टेटीन भी हमारे पास क्या होता है, सॉलिड ही होता है। अब आपकी बुक पे क्वेश्चन जो उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। बेसिकली उन्होंने उससे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई है, जो कि आई एम डैम श्योर कि आपको उसकी लाइन की बिल्कुल समझ नहीं आनी है, क्योंकि उस लाइन के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम एक ही फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हमारे पास जो ब्रोमीन है वो हमारे पास एज ए लिक्विड एग्जिस्ट कर रही है रूम टेम्परेचर के ऊपर, जबकि आयोडीन जो होती है हमारे पास सॉलिड एग्जिस्ट कर रही है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो बच्चों कल मैंने आपको एक बात बताई थी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की। मैंने आपको कहा था कि सारी बातें आपका भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं उस चीज का, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का नाप करने वाला है, लेकिन इस पॉइंट को क्लियर करने के मैंने आपको बताती हूँ। एक चीज होती है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, हम पढ़ चुके हैं। अब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस होती है जिसको कहा जाता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस।
हम ये नहीं पढ़ेंगे ये क्या होती है क्या नहीं होती है, मैं आपको सिर्फ इसका ट्रेंड बताऊंगी। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है और अल्टीमेटली आपका एटॉमिक साइज भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो भी इंक्रीज करेंगी। जितना बड़ा एटम का साइज होगा ना, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी उतनी ही बड़ी होंगी, उतनी ही ज्यादा होंगी। और जितनी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास ज्यादा होंगी तो जो हमारे पास सब्सटेंस होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो हमारे पास मोस्ट लाइकली है कि वो हमारे पास रूम में कैसे एग्जिस्ट करे, एज ए लिक्विड और सॉलिड। यही रीजन है कि हमारे पास जो ब्रोमीन होता है वो एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड, जबकि जो आयोडीन होता है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस व्हिच इज अल्टीमेटली लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। Their valence shells are deficient of electrons, therefore they readily accept electrons to complete their valence shells and become stable. They form ionic compounds with metals and covalent compounds by reacting with other non-metals, e.g. CO2, NO2, यहाँ पर NO2 आना etc. Non-metals usually do not react with water. They do not react with dilute acids because non-metals are itself electron acceptors. अब बेसिकली यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बताई हुई है, उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उन्होंने शो की हुई है यहाँ पर हेलोजेंस की। सबसे पहले फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन। आप बच्चों पूछो कि मैम यहाँ पर एसिटीन क्यों लिखा? बच्चों एसिटीन जो है हमारे पास एक नो डाउट हेलोजन ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हम बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करते क्योंकि हम ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और हजारस होते हैं। हम इनको रियल लाइफ में ना तो यूज कर रहे होते हैं और ना ही हम इनको स्टडी करते हैं। हम वही करते हैं स्टडी, उन चीजों को ज्यादा रिलेट करते हैं जिनसे हमने रियल लाइफ में डीलिंग करनी है। हम उन्हीं को पढ़ेंगे जिनसे हमारे रियल लाइफ में वास्ता पड़ेगा। हम उनसे को हम उनको छेड़े जाके जिनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। 99 जो है फ्लोरीन का है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन 35 एंड आयोडीन 53। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, ये पॉइंट जो है ना बच्चों बहुत समझने का है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। मैंने आपको कल भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। अब देखो बच्चों, इनके एटॉमिक नंबर हमें पता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी होती है NH2 NP5 के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग इनकी इलेक्ट्रॉनिक की जो होती है हमारे पास फिलिंग होनी चाहिए, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 2 हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स के पूरे हो जाते हैं। अब देखो, कल मैंने आपको जब एक एलिमेंट की मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करी थी तो मैंने साथ साथ एक नोबल गैस को भी ऐड किया था कि वहां तक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम 18 कर देते हैं। ठीक है, थर्ड ग्रुप का पीरियड का एलिमेंट था हमारे पास। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने कर दी, उसके बाद एटम्स ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन के पहले जो हमारे पास गैस आती है ना नोबल गैस, वो होती है हीलियम। तो हीलियम के पास 2 होते हैं ना, तो उसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग कन्फिगरेशन है वो हमने ऐड कर दी। क्लोरीन जो है, क्लोरीन से पहले कौन सी नोबल गैस आती है? नियोन आता है, गैस है हमारे पास नोबल गैस। और 3s2 3p5 डिपेंड्स ऑन द जो हमारे पास इसका पीरियड है 3s2 या 4s2 जो भी है। ब्रोमीन से पहले कौन सी गैस आती है? आर्गन आती है, मीन से 18 के बाद जितने हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो हमने NH2 और NP5 के अंदर फिल कर देने हैं। आयोडीन से पहले क्रिप्टॉन आता है, क्रिप्टॉन का होता है हमारे पास 36। अब 36 के अंदर हमारे पास रिमेनिंग जितने 53 में से माइनस करके इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 7 रहेंगे, जाहिर बात है वो हमने यहाँ पर फिल कर देने हैं। अगर आप बच्चों हम इनकी कलर की बात करें तो देखो, फ्लोरीन जो होता है वो हमारे पास पेल येलो होता है, क्लोरीन जो होता है ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है हमारे पास, और आयोडीन जो होता है पर्पल ब्लैक होता है। ठीक है, ये सारे जो ब्रोमीन होते हैं ना बेसिकली बच्चों, ये बहुत जल्दी क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है। इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन की तरफ चल जाता है, लेकिन इसका कलर जो होता है हमारे पास वो आप समझ लो रेडिश ब्राउन तक, जैसे रस्टिंग का नहीं, मैं आपको जैसे आयरन जो होता है वो रस्ट कर जाता है, उस तरह कलर होता है। इस तरह का ब्रोमीन का कलर होता है। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखो आप, 53 से 387 मींस डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या किया है, वो इंक्रीज करा है। बॉइलिंग पॉइंट देख लो, 85 से 457 इंक्रीज करा है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपने याद करनी है, ये लाजमी याद करनी है। फ्लोरीन की 4.0 सबसे ज्यादा पॉलिंग स्केल के ऊपर हमारे पास, जिसकी हम इलेक्ट्रॉनिक एज अ स्टेबल लेते हैं, एज अ हम लेते हैं स्टैंडर्ड लेते हैं, वो हमारे पास फ्लोरीन ही है। क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0, जबकि हमारे पास आयोडीन की 2.7। अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी देख लो ब्रोमीन और आयोडीन का। ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट है 332, जबकि इसका है हमारे पास आयोडीन का 457। तो बच्चों इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। और उसकी दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। जो सबसे होता है वो अल्टीमेटली सॉलिड स्टेट के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। Elements of group 70 on the periodic table consist of fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. They are collectively called halogens. Fluorine and chlorine exist as diatomic gases at room temperature. Interestingly, the intermolecular force of tension increase downward the group due to increasing the size of atom.
Due to this reason, bromine exists as liquid and iodine as a solid. In general, their valency electronic configuration is ns2np5. यहाँ पर गलत दिखा गया है मुझसे ns2 और np5np. Since halogens have only one electron deficient in their valence shells, either they can readily accept one electron from a metal or they can share an electron with other non-metals. Thus, halogens form ionic bonds with metal and the covalent compound bonds with non-metals. ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको इस पार्ट 2 की अच्छी तरह समझ आई होगी। मैंने आपको डिटेल से हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि रीजनिंग दी है आपको कि ये चीज़ हो रही है तो इसके पीछे रीजन क्या है हमारे पास, ठीक है। आई होप सो कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह समझा भी होगा और राइट डाउन भी किया होगा अपनी बुक्स के ऊपर। तो कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।